Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. Hi, आज इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 462 गीगावाट की है एंड उसमें अलग अलग पावर सोर्सेज का क्या कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इंडिया का टारगेट है कि बाय 2031-32 इस कैपेसिटी को डबल करना है एंड इसमें भी जो 50% कंट्रीब्यूशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का होगा, यानी कि गवर्नमेंट का प्लान है कि बाय 2031-32 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन की कैपेसिटी को अचीव करना है सो दैट बाय 2070 हम अपने नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव कर पाए। एंड यही कारण है कि 2024 के बजट में पावर सेक्टर को 50% ज्यादा एलोकेशन मिला एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के प्लान पर बात करें तो ओवर द नेक्स्ट 1 डिकेड यहाँ 42 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट का प्लान है which is a huge investment and इसमें अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स 1.7 ट्रिलियन रुपीस का एफडीआई आ सकता है। तो चाहे पावर फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से, जो कंप्लीट इकोसिस्टम है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पावर का प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन वहीं पर नहीं होता, क्योंकि मेगा स्केल पर प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है जो कि ऑफकोर्स पॉपुलेटेड एरिया से दूर ही लगाना पड़ता है एंड दिस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट। तो आज दो ऐसे बिजनेसेस पर डिस्कशन करेंगे, इनफैक्ट कंपैरिजन करेंगे जो कि इस मार्केट में पायोनियर हैं। इसमें से एक बिजनेस तो मिड कैप साइज का है एंड काफी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है एंड सेकंड स्मॉल कैप बिजनेस है। दोनों की ही रेवेन्यू में एक्सपोर्ट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है ओवर द नेक्स्ट 1 डिकेड। तो दो ऐसे प्लेयर जो इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली ग्रोइंग डिमांड को एड्रेस करने वाले हैं, तो इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, तो ये फाइंड आउट करने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी डाटा चाहिए होता है वो सारा का सारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमें इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव रिसर्च होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर वीडियोस के थ्रू एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि कोई भी पेड सर्विस हम रन नहीं करते। एंड यूट्यूब के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के एनालिसिस से आप काफी कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको यह पता चलने वाला है कि किसी भी बिजनेस को शॉर्टलिस्ट करने से पहले किन एस्पेक्ट्स को स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है। तो कंपनीज पर कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी बेहतर कर सकता है। एंड बेस्ट पार्ट इज के फर्स्ट टाइम यूजर्स को 30 डेज के लिए प्रीमियम प्लान बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है एंड इसके साथ प्रीमियम एनुअल एंड प्रो एनुअल प्लान्स पर भी 40% तक डिस्काउंट मिलने वाला है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है स्टॉकएज, जो कि पहले से ज्यादा सीमलेस एंड पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम एनालिटिक्स में जाकर इन्वेस्टमेंट आइडियाज पर जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि किस स्टॉक को किस लेवल पर कंसीडर किया जा सकता है एंड उसके बारे में सारी केस स्टडी भी हमें यहीं पर मिल जाती है। सेक्टर रोटेशन में जाकर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, कौन सा सेक्टर खराब कर सकता है एंड ये प्रो प्लान का हिस्सा है। सेक्टर एनालिटिक्स भी ऑफ कोर्स हम इन्वेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। यहीं पर हमें बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो भी मिलने वाला है कि वो कब कौन से बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं एंड कौन से बिजनेस से एग्जिट ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट थीम्स में जाएं तो अलग अलग थीम्स के अंडर सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स भी हमें यहीं पर मिल जाएंगे एंड ट्रेडर्स के लिए चार्ट पैटर्न सेक्शन काफी हेल्पफुल होने वाला है। यहां पर अलग अलग चार्ट पैटर्न के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स मिल जाएंगे एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में अगर जाएं तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बेस पर सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स भी हमें यहीं पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम मार्केट वाली बकेट में जाएं तो यहां पर हमें एफआईआईज एंड डीआईज का एक्टिविटी डाटा मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का है। अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करने वाली कंपनीज भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाएंगी विद बेटर इनसाइट्स। आईपीओ में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं। फर्दर एसएमई जोन में अगर हम जाएं तो एसएमई स्टॉक्स के बारे में भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बाकी सेक्शंस भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स, न्यूज एंड अपडेट्स एंड लर्न सेक्शन को यूज करके हम अपनी लर्निंग को भी एनहेंस कर सकते हैं। फर्दर माई स्टॉक एज में जाकर हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्यूरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम यूजर्स प्रीमियम प्लान को 30 डेज के लिए फ्री में अवेल करने के लिए यूज करें कूपन कोड CG100 एंड प्रीमियम एनुअल प्लान एंड प्रो एनुअल प्लान पर 40% डिस्काउंट के लिए यूज करें कूपन कोड CG40. Offers are for limited subscribers, so check the link given in the description and in the pin comment. तो let's get back to the discussion. तो फर्स्ट कंपनी जो कि एक मिड साइज कैटेगरी की कंपनी है उसका नाम है KC इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप है 26,000 करोड़। एंड सेकंड कंपनी जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है उसका नाम है ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड, मार्केट कैप है 8,000 करोड़, जो कि KC इंटरनेशनल लिमिटेड के कंपैरिजन में 1/3 है। तो सबसे पहले इन दोनों कंपनीज के बिजनेस हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं KC इंटरनेशनल
इंटरनेशनल से। तो ये ग्लोबल लीडर है इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिनकी प्रेजेंस 110 कंट्रीज में है। कंप्लीट बिजनेस वर्टिकल्स आपके सामने ये रहे, लेकिन इनकी वेबसाइट से देखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहला एंड सबसे बड़ा वर्टिकल इनका पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही है। एंड यहाँ पर ये कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सप्लाइंग एंड इरेक्टिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। इसमें ये गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइंस का भी एग्जीक्यूशन करते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर भी है, जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्विचिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस भी आते हैं। एंड उन सबस्टेशंस की कैटेगरी आपके स्क्रीन पर ये रही। देन ये रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके साथ पुराने ट्रैक्स को डबल एंड ट्रिपल करना एंड नए रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन करना, ये भी इनके बिजनेस में आता है। एंड उसके बाद कुछ और सॉल्यूशंस हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। थर्ड वर्टिकल इनका सिविल कंस्ट्रक्शन है। फोर्थ वर्टिकल इनका रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस का है। यहाँ पर ये सोलर ईपीसी से जुड़े प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं। देन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का है। एंड लास्ट बिजनेस वर्टिकल है इनका केबल मैन्युफैक्चरिंग का फॉर पावर एंड टेलीकॉम सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इनके पास 6 टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनकी कैपेसिटी है 4 लाख टन्स पर एनम। एंड ये फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं। उसके बाद सोलर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग में इनके पास 60,000 मैट्रिक टन पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। उसका ट्रांसले लाइटिंग की बात करें तो ये भी एक ग्लोबल ईपीसी कंपनी है, जिनकी प्रेजेंस 58 कंट्रीज में है। कंप्लीट बिजनेस वर्टिकल्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। वर्टिकल्स को क्विकली एक बार इनकी वेबसाइट से देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा वर्टिकल ऑफ कोर्स इनका भी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग में ये डिजाइन इंजीनियरिंग एंड टावर टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में ये लेटेस्ट टावर्स, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड ईपीसी में ट्रांसमिशन लाइंस, पावर सबस्टेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। उसके बाद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तमाम तरह की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वर्टिकल इनका भी सिविल कंस्ट्रक्शन है। एंड देन है पोल एंड लाइटनिंग। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इनके पास 4 टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 1 लाख टन पर एनम। एंड इसी के साथ कंडक्टर्स में इनके पास 60,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है। एंड पोल्स में 25,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के मामले में केईसी इंटरनेशनल 2 टाइम्स बड़ा है, जबकि मार्केट कैप में केईसी इंटरनेशनल 3 टाइम्स बड़ा है। तो बिजनेस के इनके अलग अलग पैरामीटर्स को आप यहां पर कंपेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपैरिजन होने वाला है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। यहां पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से इनके पास 63% रेवेन्यू आती है, सिविल कंस्ट्रक्शन से 20% रेवेन्यू आती है, केबल सेगमेंट से 10% रेवेन्यू आती है एंड रेलवे सेगमेंट से 7% ऑफ रेवेन्यू आती है। वेयरएज ट्रांसरेल लाइटिंग की बात करें तो इनकी ऑलमोस्ट सारी की सारी रेवेन्यू ईपीसी प्रोजेक्ट से आती है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है। तो अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा ये कुछ प्रोडक्ट्स की सेल भी करते हैं एंड यहां से इन्हें 5% ऑफ रेवेन्यू आती है। उसके बाद रेवेन्यू को अगर हम जियोग्राफिकली स्प्लिट करके देखें तो डोमेस्टिक मार्केट से केसी इंटरनेशनल की 60 to 62% ऑफ रेवेन्यू आती है, वेयरएज इंटरनेशनल बिजनेस से 38 to 40% ऑफ रेवेन्यू आती है। जबकि ट्रांसरेल के केस में डोमेस्टिक मार्केट से 41% ऑफ रेवेन्यू आती है एंड इंटरनेशनल बिजनेस से 59% ऑफ रेवेन्यू आती है। तो मींस केसी का डोमेस्टिक मार्केट से बड़ी रेवेन्यू आती है एंड ट्रांसरेल का इंटरनेशनल मार्केट से बड़ी रेवेन्यू आती है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन में हमें यह देखना है कि किस कंपनी ने रेवेन्यू में कैसी ग्रोथ दिखाई है। तो ट्रांसरेल के केस में हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स का डाटा है, तो इसलिए हम दोनों कंपनीज के लास्ट 5 ईयर के सेल्स ग्रोथ को देख लेते हैं। तो ट्रांसरेल लाइटिंग ने लास्ट 5 ईयर्स में जो ग्रोथ दिखाई है वो दिखाई है 16.7% के सीएजीआर की, वेयरएज केसी इंटरनेशनल ने जो रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है वो दिखाई है 10.7% के सीएजीआर की। तो रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में ट्रांसरेल बेटर है एंड इसका कारण छोटी मार्केट कैप के साथ साथ इसका छोटा रेवेन्यू बेस भी हो सकता है, जिसे फास्ट पेस पर ग्रो करना कंपनी के लिए कंपैरेटिवली आसान है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन हमें करना है कि दोनों कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कौन सी बेटर है। एंड सबसे पहले जिस पैरामीटर को हम स्टडी करने वाले हैं वो है कंपनी का एबिटा ग्रोथ। तो ट्रांसरेल ने अपने एबिटा को लास्ट के 5 इयर्स में 15.4% के सीएजीआर से ग्रो किया है, वेयरएज केसी इंटरनेशनल ने अपने एबिटा को सिर्फ 1% के सीएजीआर से ग्रो किया है। तो एबिटा ग्रोथ के मामले में यहां पर ट्रांसरेल बेटर दिख रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसने नेट प्रॉफिट्स ज्यादा बनाए हैं लास्ट के 5 सालों में। तो यहां पर अगर हम ट्रांसरेल लाइटिंग को देखें तो इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट्स को लास्ट के 5 इयर्स में 17.8% के सीएजीआर से ग्रो किया है, वेयरएज केसी इंटरनेशनल के केस में लास्ट 5 इयर्स में नेट प्रॉफिट्स में 9.3% के सीएजीआर की डी ग्रोथ हुई है। तो यहां पर अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में भी ट्रांसरेल बेटर दिख रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में नेक्स्ट पैरामीटर जिसके ऊपर हम दोनों कंपनीज को कंपेयर करने वाले हैं वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स का मतलब सिंपल सा यही है कि टोटल जो भी सेल हो रही है उसमें नेट प्रॉफिट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है।
एंड फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। तो ट्रांसरेल लाइटिंग के केस में देखें तो मार्च 20 में इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन थे 5.5%। उसके बाद यहां पर डीग्रोथ हुई एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन में डीग्रोथ के पीछे एक कारण कोविड भी था एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन फिर से बेटर हुए हैं एंड प्रेजेंटली है 5.7%। बेरस केसी इंटरनेशनल के केस में देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में लगातार डीग्रोथ हुई है अप टू मार्च 2023, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बेटर हुए हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के जिन 3 पैरामीटर्स को हमने स्टडी किया है यानी कि अबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, इन तीनों में ट्रांसरेल लाइटिंग बेटर पाई गई है एंड वो इसलिए क्योंकि ट्रांसरेल लाइटिंग के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13.7%, वेरास केसी इंटरनेशनल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 6.19%। तो केसी इंटरनेशनल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट हाफ हैं एज कंपेयर टू ट्रांसरेल लाइटिंग। उसके बाद केसी का आरओसी है 16%, वेरास ट्रांसरेल का है 35% एंड देन रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो केसी का है 8.80% एंड ट्रांसरेल का है 24%। तो इसमें भी ट्रांसरेल ही बेटर है। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इन दोनों कंपनीज की डेट की कंडीशन। तो केसी इंटरनेशनल के केस में देखें तो इनका डेट टू इक्विटी है 0.85, वेयर एज ट्रांसरेल के केस में देखें तो इनका डेट टू इक्विटी है 0.55। तो डेट टू इक्विटी के केस में ट्रांसरेल ज्यादा बेटर दिख रही है। तो यहां पर शायद कंपनी का डेट और भी नीचे आ सकता है क्योंकि कंपनी ने हाल ही में आईपीओ के थ्रू फंड रेजिंग की है एंड मैंने शायद इसलिए बोला है क्योंकि आईपीओ को लाने के लिए जो इसका ऑब्जेक्टिव था उसमें डेट को कम करने पर कहीं भी बात नहीं की हुई है। तो फ्रेंड्स कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतना स्टडी करके ही डिसीजन बना लेते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हमने जो भी स्टडी किया है वो कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस है एंड पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो फ्यूचर में कौन सी कंपनी बेटर कर सकती है, ऑफ कोर्स उसके लिए कंपनी के हमें प्लान स्टडी करने होंगे, कंपनीज की ऑर्डर बुक स्टडी करनी होगी एंड जब दोनों ही एस्पेक्ट्स पर कोई कंपनी बेटर निकलती है देन एंट्री के लिए हमें बेटर वैल्यूएशन चाहिए होती है एंड हम भी इसी फॉर्मेट में वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। एंड अगर अभी तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू प्रेस द लाइक बटन एंड अपनी फीडबैक को भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों कंपनीज के कैपेक्स प्लान को देख लेते हैं। तो केसी इंटरनेशनल की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 26 में 400 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, वेयरएज अगर हम ट्रांसरेल लाइटिंग की बात करें तो ये 360 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, लेकिन ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है कि ये फाइनेंशियल ईयर 26 में ही होने वाला है या कुछ कैपेक्स इसमें से फाइनेंशियल ईयर 27 में भी होने वाला है। अगर ये दोनों कैपेक्स फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ही होते तो देन ट्रांसरेल का कैपेक्स साइज बड़ा माना जाता क्योंकि ट्रांसरेल की मार्केट कैप केसी इंटरनेशनल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स कम है, लेकिन कैपेक्स की अमाउंट समवेयर इक्वल ही है। तो अब हम दोनों कंपनीज की ऑर्डर बुक को स्टडी कर लेते हैं जिससे हमें आने वाले कुछ सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो केसी इंटरनेशनल की बात करें तो इनकी ऑर्डर बुक है 34,000 करोड़ के अप्रॉक्स। तो इसमें अगर उन ऑर्डर्स को भी मिला लिया जाए जिनमें ये L1 बिडर हैं तो ये ऑर्डर बुक बनती है 42,500 करोड़ की, वेयरएज अगर हम ट्रांसरेल की ऑर्डर बुक देखें तो ये है 10,358 करोड़। तो साइज में देखें तो ऑफ कोर्स हमें केसी इंटरनेशनल की ऑर्डर बुक ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन एक्चुअल एस्टीमेट के लिए इसे हमें फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू से कंपेयर करना पड़ेगा। तो मान लो कि केसी इंटरनेशनल जिन भी ऑर्डर्स के लिए L1 बिडर हैं ये सारे के सारे उनमें मिल भी जाते हैं तो ये फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में जस्ट थोड़ा सा ज्यादा बनता है। मेरा जो ट्रांसरेल की ऑर्डर बुक है दैट इज 10,358 करोड़, तो इसे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के साथ कंपेयर करें तो ये 2.5 टाइम्स बनता है। तो यहां पर हमें जो रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल रही है वो ट्रांसरेल की हमें थोड़ी ज्यादा बेटर मिल रही है। तो कौन से एस्पेक्ट में कौन सी कंपनी ने बेटर किया है वो तो ऑफ कोर्स हमने देख ही लिया है, लेकिन जब एंट्री करने की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है कंपनीज की वैल्यूएशन। तो यहां पर अगर हम केसी इंटरनेशनल की वैल्यूएशन को देखें तो इंडस्ट्री का पीई है 45.9 एंड स्टॉक का पीई है 52.6। तो इट मींस इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है। तो यहां पर अगर हम ट्रांसरेल के केस में देखें तो इन्होंने इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 31.8 लिया हुआ है, जबकि केसी इंटरनेशनल के केस में इंडस्ट्री पी 45.9 था। एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीयर्स में इन्होंने जो भी प्लेयर्स को लिया हुआ है वो एग्जैक्टली इसकी कैटेगरी के नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो इनके पीयर ग्रुप में कंपनीज आती हैं उसमें एक तो केसी इंटरनेशनल है एंड दूसरी है कालपत्रु प्रोजेक्ट्स। तो ट्रांसरेल के केस में भी इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 45.9 होना चाहिए था। तो आप यहां पर इसलिए मान सकते हैं कि इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग इसका भी 45.9 ही है, जबकि इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है 30.9, जो कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में कुछ हद तक अंडरवैल्यूड है। एक और फैक्टर जिसे आप डिसीजन मेकिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं वो ये कि केसी इंटरनेशनल एक मिड कैप साइज की कंपनी है एंड लंबे समय से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। तो मार्केट कैप से हमें बिजनेस में कुछ हद तक ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू ट्रांसरेल। एंड स्टॉक मार्केट में लंबे समय से लिस्टेड है
तो यहाँ पर हमारी जो प्रिडिक्शन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रियलिस्टिक हो सकती है। मेरा जो ट्रांसरेल है एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड स्मॉल कैप है तो ऑफ कोर्स वोलेटाइल थोड़ी ज्यादा रहेगी एंड स्टॉक मार्केट में नई नई लिस्टेड है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हम जो भी चीजें प्रिडिक्ट करें हो सकता है वो उतनी एक्यूरेट ना जाए एज कंपेयर टू केसी इंटरनेशनल। बट डिसीजन मेकिंग के टाइम सिर्फ इसी फैक्टर को कंसीडरेशन में नहीं लेना है, टोटल जिन भी एस्पेक्ट्स को हमने स्टडी किया है सबके सब एस्पेक्ट्स को कंसीडरेशन में लेना है।